टेक्नोपुर वालों ने अपनी दिवाली मना ली है, मतलब आईफोन 16 लॉन्च हो चुका है। और जैसा हमने सोचा था ये नए आईफोन्स वैसे तो बिल्कुल नहीं है। मतलब कल रात एप्पल ने हमें खुश कर करके हमारे दिमाग की दही करी है। समझाता हूँ कैसे। वैसे वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सा आईफोन नहीं लेना है। हर बार की तरह इस बार भी टोटल 4 आईफोन वेरिएंट लॉन्च हुए हैं। आईफोन 16, 16 प्लस, 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स। डिजाइन वाइज चारों में थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। नॉन प्रो में थोड़े ज्यादा, प्रो में थोड़े कम। 16 और 16 प्लस के कैमरा को ऐसे टेढ़े से सीधा कर दिया गया है क्योंकि अब इन्हें स्पेशल वीडियो शूट करने का आशीर्वाद मिल चुका है जो पहले केवल प्रो मॉडल्स को मिला हुआ था। इसके अलावा नॉन प्रो में 2 नए बटन आए हैं। पहला एक्शन बटन जिसने म्यूट स्विच को रिप्लेस करा है और दूसरा ये कैमरा कंट्रोल। हाँ, सिर्फ कैमरा कंट्रोल बटन नहीं। इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन इसके अलावा नॉन प्रो में और कोई चेंज नहीं है। प्रो मॉडल्स को ऐसे देखने में आपको कोई चेंज नहीं देखेगा, लेकिन इसके डायमेंशंस बढ़ गई हैं क्योंकि अब जो डिस्प्ले है वो 6.3 इंच और 6.9 इंच की हो चुकी है। हाँ, आई नो दिस इज अ वेरी गुड नंबर। बीच में पॉइंट भी है, वो भी देख लो। अब इस बड़ी डिस्प्ले को अचीव करने के लिए बेजल्स को इतना कम कर दिया गया है कि 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स मार्केट में मिलने वाले सबसे कम बेजल्स वाले फोन है। और इसके अलावा थोड़ा डायमेंशनल चेंज भी है। अब वो इन हैंड कितना फील होगा वो हाथ में आने के बाद ही पता चलेगा। इसके अलावा प्रो मॉडल में कोई भी चेंज नहीं है। जो चेंज चारों मॉडल के अंदर आया है, एक एक्शन बटन जिसने म्यूट स्विच को रिप्लेस करा है और एक कैमरा कंट्रोल बटन नहीं, सिर्फ कैमरा कंट्रोल। और वो इसलिए क्योंकि बटन की डेफिनेशन कहती है कि किसी चीज को प्रेस करने से अगर कोई एक्शन होता है उसको हम बटन कहेंगे। यहाँ पर ये प्रेस नहीं होती। ये एक कैपेसिटिव सेंसर है जिस पर अलग अलग प्रेशर से अलग अलग काम किए जा सकते हैं और शायद लोग इसे अच्छे से समझे नहीं है, इसीलिए इसको गिमिक बता रहे हैं। कैमरा ऐप यूज करने पर ये सेंसर कैमरा कंट्रोल फीचर बन जाएगा। जैसे एक बार प्रेस करने पर कैमरा ऐप खुल जाएगा, एक और क्लिक करोगे तो फोटो खींच जाएगी, प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो वीडियो बनने लग जाएगी, हल्का सा प्रेस करोगे तो जितने भी डिस्ट्रैक्शन है ऐप के अंदर वो सारी खत्म हो जाएगी ताकि आप सब्जेक्ट और फ्रेम के ऊपर फोकस कर पाओ। हल्के से 2 बार प्रेस करोगे तो और भी कैमरा कंट्रोल्स आ जाएंगे। इवन वीडियो शूट करते टाइम भी ये सेंसर बहुत सारे अलग अलग काम करेगा। तो लिटरली अगर आपको अच्छी फोटोज खींचनी आती है तो ये फीचर आपके बहुत काम में आने वाला है। पॉइंट एंड शूट वालों के लिए शायद ये इतना काम का ना रहे, लेकिन अच्छी बात यह है कि थर्ड पार्टी ऐप जैसे स्नैपचैट, इंस्टाग्राम ये भी अपने अपने हिसाब से इस सेंसर को कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड नाउ यू नो कि एप्पल इसे कैमरा कंट्रोल बटन क्यों नहीं कह रहा। ये बात शायद आपको कोई भी नहीं बताएगा, तो इसी बात पर सब्सक्राइब तो कर सकते हो। अब जब हम इस सेंसर से कैमरा को कंट्रोल नहीं कर रहे होंगे तब ये एक और बहुत ही तगड़ी चीज करेगा जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। वो है विजुअल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना। ये एप्पल इंटेलिजेंस का वो एक्सक्लूसिव फीचर है जो सिर्फ और सिर्फ आईफोन 16 के लिए बनाया गया। बेसिकली सैमसंग और गूगल के अंदर जो सर्कल टू सर्च का ऑप्शन है ना, उसी को एप्पल ने यहाँ पर बहुत ज्यादा एडवांस कर दिया है। लाइक आप रास्ते में घूम रहे हो, आपको एक रेस्टोरेंट दिखता है, आपको सिर्फ इस बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, एक कैमरा खुलेगा, रेस्टोरेंट के नाम की तरफ जैसे ही आप पॉइंट आउट करोगे और फोटो क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन गूगल पर अवेलेबल है सारी आ जाएगी। इवन आप मेन्यू, रेटिंग, रिव्यूज वगैरह सब कुछ देख सकते हो। हाउ कूल इज दैट। रास्ते में जा रहे हो, आपको किसी कॉन्सर्ट या इवेंट का पोस्टर दिख जाता है, आपको बस उसकी तरफ पॉइंट आउट करके उसकी फोटो लेनी है, ऑटोमेटिकली उस डेट और टाइम के हिसाब से आपके कैलेंडर में वो इवेंट सेव हो जाएगा। कोई चीज आपको पसंद आ गई लेकिन पता नहीं मिलेगी कहाँ पर, आपको उसकी फोटो लेनी है और ऑटोमेटिकली गूगल सर्च करके आपको बता देगा कि वो आप कहाँ से खरीद सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है। लेकिन मैंने सर्कल टू सर्च का कितना यूज करा है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अब मैं उसकी आदत बना रहा हूँ। तो ऐसे जितने भी फीचर्स होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ का हिस्सा नहीं बनेंगे, आपको पहले उसे बनाना पड़ेगा। अब आई नो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये बस सुनने में अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिकल नहीं है। अब मैंने सर्कल टू सर्च कितना यूज करा है, स्टार्टिंग में नहीं किया था, लेकिन अब मैं उसके बिना नहीं रह पाता। तो सिमिलरली जब एक नया फीचर आता है वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ का हिस्सा नहीं बनेगा, आपको उसकी आदत डालनी पड़ेगी, उसका यूज केस बनाना पड़ेगा, उसको डेली यूज करना पड़ेगा। और जब आप उसका यूज करने लग जाओगे ऑन अ डेली बेसिस, तब उसके बिना रह पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जब तक एप्पल ये बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा था तब तक तो मुझे बड़ा मजा आया, लेकिन फिर मुझे याद आया कि एप्पल एक बात बताओ, आईफोन 15 के अंदर जो कमियां थी 16 में वो पूरी हुई है कि नहीं हुई है। तो सामने से जवाब आता है नहीं। आईफोन 16 और 16 प्लस दुनिया के सबसे महंगे डिवाइस हैं जो अभी भी 60 हर्ट्ज पर चल रहे हैं। टाइप सी तो है लेकिन USB 2 जिसकी स्पीड आप खुद देख सकते हो। एंड्रॉइड में 25,000 रुपए के अंदर USB 3 मिलता है। आईफोन 15 के अंदर थर्मल इशू की वजह से ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस कम हो जाती थी। तो क्या 16 के अंदर थर्मल इंप्रूवमेंट हुई है? नहीं। तो यहाँ पर कॉस्मेटिक चेंजेस और फीचर ऐड कर देना तो चलो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा और बेसिक्स ठीक करने की जरूरत थी 16 के अंदर। जो कमियां थी 15 की वो यहाँ पर दूर हो जानी चाहिए। अब इस बात से मुझे थोड़ा गुस्सा आ ही रहा था कि एप्पल ने फिर से मुझे थोड़ा खुश कर दिया बाय देयर कैमरा इंप्रूवमेंट जो चारों मॉडल्स के अंदर है। हमें जो लग रहा था कि अल्ट्रा वाइड सेंसर पूरे लाइनअप में चेंज होगा, वैसा नहीं हुआ। सिर्फ प्रो मॉडल के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल रहा है, लेकिन नॉन प्रो के अंदर जो 12 मेगापिक्सल का सेंसर है वो एक नया सेंसर यूज करा गया है, जिसकी वजह से अब 2.6 टाइम्स ज्यादा लाइट्स आपके सेंसर के अंदर जाएगी। अब लाइट सेंसर के अंदर जाने का मेन रीजन तो होता है लेंस।
मैं कैसे कह सकता हूँ कि यहाँ पर सेंसर भी नया यूज करा गया है। तो ये जो नॉन प्रो के अंदर 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, ये ऑटो फोकस के साथ आता है और ऑटो फोकस के लिए सेंसर का चेंज होना जरूरी है। तो बेसिकली पिछली बार जो 15 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर अल्ट्रा वाइड सेंसर था, वही अब 16 के नॉन प्रो वर्जन के अंदर यूज करा गया है। प्रो के अंदर एक बिल्कुल नया 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो प्रो के हिसाब से बहुत पहले से पेंडिंग था, क्योंकि इसका भी अल्ट्रा वाइड बहुत अच्छी फोटोज नहीं लेता। आईफोन 16 और 16 प्लस के अंदर 15 प्रो मैक्स वाला कैमरा सेंसर यूज करा गया है और 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स के अंदर बिल्कुल एक नया 48 मेगापिक्सल का सेंसर यूज करा गया है। इसके अलावा सारे के सारे कैमरा लेंसेज के अंदर एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग का यूज करा गया है, जिसकी वजह से एप्पल का ये जो फेमस रिफ्लेक्शन आता है वो शायद इस बार कम हो जाए। 16 प्रो के अंदर भी अब 5x का ऑप्टिकल जूम दे दिया गया है 16 प्रो मैक्स की तरह। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से सैमसंग को डरने की जरूरत है, क्योंकि अगर इन दोनों में से कैमरा के मामले में अगर मुझसे पूछे तो 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स मैं इसको चूज करूंगा। हालांकि ये मेरा प्रैक्टिकल डिवाइस है, लेकिन कैमरा इसका ज़्यादा बेटर है। तो 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स ने उस लेवल को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया है। तो S25 अल्ट्रा के पास बहुत ज़्यादा काम है करने को। कैमरा के साथ साथ पूरे लाइनअप की परफॉर्मेंस को भी चेंज करा गया है। पिछले साल तक नॉन प्रो के अंदर 1 साल पहले की चिप यूज करते थे, इस बार उसको थोड़ा बराबर करने की कोशिश करी है। यहाँ पर 2 चिपसेट यूज करी गई है, 16 और 16 प्लस के अंदर A18, 16 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर A18 प्रो। अब परफॉर्मेंस में बड़ा जंप जो आएगा वो नॉन प्रो के अंदर आएगा, क्योंकि 3 के अंदर थी A16 और 16 के अंदर है A18 और इन दोनों के बीच में CPU के अंदर 30% का और GPU के अंदर 40% की इंप्रूवमेंट है। A18 का न्यूरल इंजन A16 से 2 गुना ज्यादा अच्छा है। तो कुल मिलाकर A16 वालों को A15 के मुकाबले बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस जंप देखने को मिलेगा। उतना जंप 15 प्रो से 16 प्रो में जाने वाले को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, 15 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर पिछली बार जो सीरियस थर्मल इश्यूज देखने को मिले थे, वहां पर उसको ठीक करने के लिए एप्पल ने इस बार 16 प्रो सीरीज के अंदर इंटरनल डिजाइन में चेंजेस करे हैं, जिसकी वजह से वो एक बड़ा हीट सिंक दे पाए हैं। अब उससे थर्मल परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होती है वो तो फोन आने के बाद ही हमें पता चलेगा। अब ये जो चिपसेट का फर्क है, इसकी वजह से प्रो सीरीज के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर एडवांटेज भी मिल जाते हैं, जैसे 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स 4K में 120 FPS तक रिकॉर्ड कर पाएगा विद डॉल्बी। इवन 4K 120 में प्रो रेस के अंदर भी ये शूट कर पाएगा, जो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात। और हाँ, ये सारे मॉडल्स मिनिमम 8GB रैम के साथ आएंगे, क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस को चलने के लिए मिनिमम 8GB रैम चाहिए। चलो अब बात करते हैं उस चीज की जिसकी वजह से एप्पल ने शायद बाकी किसी प्रोडक्ट पर काम ही नहीं किया। जैसे वॉच 10 को ही देख लो, वहां पर वो इंप्रूवमेंट्स हैं जो किसी ने मांगे ही नहीं थे। डिस्प्ले को ब्राइट कर दिया, सीरीज 9 ऑलरेडी इतनी ब्राइट है कि उसकी जरूरत ही नहीं थी। एक नया कलर ले आए, वो सिर्फ कलर है। वॉच के स्पीकर से आप गाने या पॉडकास्ट वगैरह सुन लोगे, लेकिन सवाल है क्यों? और स्टेनलेस स्टील वाले वर्जन को टाइटेनियम से रिप्लेस कर दिया। तो ये सारा कुछ दिखा रहा है कि बाकी किसी प्रोडक्ट पर काम नहीं करा गया है, क्योंकि इस साल सबसे इंपॉर्टेंट था एप्पल के लिए एप्पल इंटेलिजेंस। एप्पल ने इसके कमाल कमाल के फीचर्स दिखाए। एप्पल ने WWDC में जो प्रॉमिस करा था वो सारे यहाँ पर दिखाए कि आपकी नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से समराइज होके आएंगी। एक क्लिक में आप टूटी फूटी इंग्लिश को प्रोफेशनल बना लोगे। इमोजी बनाने से लेकर गैलरी में खोई हुई फोटो को ढूंढने तक सारे काम आप एप्पल इंटेलिजेंस से बहुत आराम से कर पाओगे। और जो विजुअल इंटेलिजेंस की बात मैंने पहले करी थी, वो भी एप्पल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। तो ये सारी चीजें बताकर उसने हमें खुश तो बहुत कर दिया, फिर बोलता है कि ये सारे फीचर आपको दिसंबर तक मिलेंगे। तो 20 तारीख को जो आईफोन 16 आप अपने घर लेकर आओगे, वहां पर आपको एप्पल इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा। बैटरी के बारे में एप्पल बात करता नहीं है, लेकिन इस बार बोला है कि जो 16 प्रो मैक्स है वो सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप देने वाला फोन होने वाला है। और शायद 16 प्लस की जो बैटरी को कम करा गया है वो इसी वजह से करा गया है कि वो अपने प्रो मैक्स को सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप देने वाला फोन बना सके, क्योंकि पिछली बार 15 प्लस था जो सबसे ज्यादा बैकअप देता था, तो प्रो मैक्स का नाम थोड़ा सा खराब हो रहा था। इसी वजह से शायद 16 प्लस की बैटरी को यहाँ पर कम किया गया है। बैटरी से याद आया, इस बार एप्पल ने केवल अपने मैगसेफ चार्जिंग की स्पीड को बढ़ाया है, विच मीन्स 2024 के एंड में आज भी 80,000 1,20,000 रुपए का फोन आता है जो सिर्फ 27 वाट पर चार्ज होता है। अब सिर्फ मैगसेफ चार्जिंग की स्पीड को बढ़ाने का मतलब ये है कि एप्पल पोर्टलेस आईफोन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखना अगले 2-3 साल के अंदर पोर्टलेस आईफोन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारे ताजे ताजे आईफोन की कुछ अच्छी, कुछ नॉट सो अच्छी और कुछ बुरी खबर सुनने के बाद जब अनएक्सपेक्टेडली हमें कुछ बहुत अच्छा मिलता है, तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे पार्टी करते टाइम सारा का सारा बिल हमारा एक दोस्त भर दे। बिल्कुल ऐसा ही फील हुआ जब आईफोन की इंडियन प्राइसिंग 16 प्लस सेम 80 और 90,000 रुपए के मिल रहे हैं, लेकिन 16 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर 15,000 रुपए का प्राइस कट हुआ है। कहाँ हम सोच रहे थे कि ये सारे फीचर्स आने की वजह से 10,000 रुपए बढ़ेंगे, यहाँ पर 15,000 रुपए कम हो गए। अब इस बात से मैं खुश हो ही रहा था कि फिर मुझे याद आया कि यार हम बात कर रहे हैं 1,20,000 1,45,000 रुपए के फोन की, जिसको हम सस्ता कह रहे हैं। तो एक्चुअली में ये फोन अभी भी महंगे हैं, सस्ते नहीं हैं। मैं सिर्फ खुश इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि हम एक रिव्यूअर हैं, हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते, क्योंकि हमें तो किसी भी तरह लेना ही पड़ेगा। तो हमारे लिए ये बस खुशखबरी की बात है
एक्चुअल लेने वालों के लिए, जो नॉर्मल जनता है, उनके लिए ये फोन अभी भी महंगे हैं। तो आपको ये सारे चेंजेस कैसे लगे नीचे कमेंट में जरूर बता देना। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा आईफोन लेना है। देखो 15 और 16 के अंदर एप्पल इंटेलिजेंस के अलावा परफॉर्मेंस में हल्का सा अंतर मिलेगा जो आपको रियल लाइफ में नोटिस नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से बीबीटी के अंदर चुपचाप आईफोन 15 ले लो, आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको प्रो या नॉन प्रो लेना है तो इसका मतलब आपको आपके पैसे की वैल्यू है, इसी वजह से आप कंफ्यूज हो। तो अगर आप अपने फोन से पैसे नहीं कमाते, जैसे हम अपने फोन का यूज करके पैसे कमाते हैं, अगर आप पैसे नहीं कमाते, आप व्लॉगिंग नहीं करते, आपको वीडियो कंटेंट शूट नहीं करना, तब प्रो आपके लिए नहीं है। तब आप सीधा आईफोन 15 लेना, आपको 16 की भी जरूरत नहीं है। बीबीडी के अंदर 50,000 में मिल जाएगा, बहुत मजे करोगे। लेकिन अगर आपके जेब में पैसे भरे हुए हैं और वो उछल उछल के गिर रहे हैं, तब आप 16 प्रो ले सकते हो, बहुत अच्छा डिवाइस है। 16 प्रो मैक्स का इंप्रेशन वीडियो आपको 21-22 तारीख में मिल जाएगा। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।